हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि काफ़ी बर्निंग इशू भी रह चुका है इस टाइम का, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में और हर जगह आपको ये सुनने को मिल रहा होगा। चाइना और ताइवान का इशू, यानी नैन्सी पेलोसी का जो विजिट हुई है ताइवान में, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो चाइना है वो बार बार अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अगर अमेरिका जो है इस तरीके की चीज़ करेगा तो वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी बन रहे हैं। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनेमिक स्टडी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज AIDZ। ओके, व्हाट इट्स मीन एक्चुअली। AIDZ का फुल फॉर्म होता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये किसी भी कंट्री जो कि वाटर लॉक जो कंट्रीज होती है जिनका एरिया जो है वो वाटर से कनेक्टेड होता है, स्पेशली उन कंट्रीज में क्या होता है कि उनका जो साइड पोर्शन होता है, ओके, वन सेकेंड, हाँ, ये जो साइड, जैसे ये चाइना का इधर जो बॉर्डर जो वाटर का पोर्शन है, यहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम AIDZ बोलते हैं, यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। और इस जोन में बिना परमिशन के, यानी जिस भी कंट्री का वो जोन है, वो चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हो, उनके जोन में एंट्री लेने से पहले जो है हर एक देश को जो है परमिशन लेनी पड़ती है। यानी किसी भी कंट्री का फाइटर जेट या कोई भी जेट जो है वो किसी भी कंट्री के AID जोन में जो है वो एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन के। और यही इशू जो है वो देखने को बार बार मिल रहा है कि चाइना की तरफ से इसी रूल को बार बार तोड़ा जाता है जब वो ताइवान की सीमा में ताइवान के AID जोन में इंटर करता है। ओके, अब बार बार जो ताइवान है वो इसको रेसिस्ट करता है, वो इस पर रिटेलिएट करता है, बट चाइना कंसीडर करता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, सो दैट इज वाई अपने पार्ट में इंटरफेयर करने के लिए किस परमिशन की जरूरत। बट ताइवान एक्चुअली कहता है कि ताइवान एक सेपरेट सॉवरियन इंडिपेंडेंट नेशन है। ओके, तो जो ताइवान है वो अपने आप को एक सेपरेट नेशन मानता है, और चाइना कंसीडर करता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ओके, आई होप कि आपको AID जोन की कंसेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सेकंड थिंग दैट एक्सपेंडिटरी पॉलिसी, जो चाइना के द्वारा एक्सपेंशन की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसको लेकर के हर एक कंट्री जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। बात करते हैं इंडिया की, तो डोकलाम का इशू, अरुणाचल प्रदेश का इशू, अक्साई चीन का इशू, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं। यहीं पे बात करें अगर हम जापान की, तो जापान का एक आइलैंड चाइना क्लेम करता है कि वो उसका आइलैंड है, तो इसका भी एक इशू देखने को मिलता है। सो लगभग ताइवान के साथ तो आप देख ही रहे हैं क्या सिनेरियो जो है वो चल रहा है इस टाइम पे। तो लगभग जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना की, उनके साथ इस तरीके का इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी को जो है इनकाउंटर करने के लिए इसी का क्वेड बनाया गया, क्वेड। क्वेड की अगर हम बात करें तो क्वेड जो है वो एक्चुअल में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है जहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वर्ल्ड की। फर्स्ट वन इज USA यानी अमेरिका, सेकंड वन इज इंडिया, एंड थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ वन इज जापान। ये चारों कंट्रीज जो है उन्होंने चाइना को, और साउथ चाइना सी में जो चाइना का अग्रेशन देखने को मिल रहा है उसको इनकाउंटर करने के लिए क्वेड का फॉर्मेशन किया। क्वेड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूँ बनता है, यहाँ पे अमेरिका लोकेट करता है, एक्चुअल में ये वर्ल्ड मैप नहीं है, सो आई एम सॉरी। और यहाँ कहीं जो है वो ऑस्ट्रेलिया लोकेट करता है, और जापान यहाँ कहीं, और यहाँ पे इंडिया का पोर्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेड यानी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में चाइना की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को इनकाउंटर करने का एक तरीका जो है वो बनाया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया जापान, ताइवान, इंडिया, सभी के साथ जो चाइना का इशू है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं वर्ल्ड रिकग्निशन को लेकर के। देखिए, ताइवान जो है वो वर्ल्डली रिकग्नाइज कंट्री नहीं, यानी ताइवान अपने आप को क्लेम करता है कि इट इज सेपरेट फ्रॉम चाइना, बट एक्चुअल में ताइवान को यूनाइटेड नेशन के द्वारा या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के द्वारा एक सेपरेट नेशन मानने या उसको सेपरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। चाइना कहता है कि वो सॉवरियन है, वो इंडिपेंडेंट है, बट सॉरी, ताइवान कहता है वो सॉवरियन है, इंडिपेंडेंट है, बट उसको वर्ल्डली जो ग्लोबली रिकग्नाइजेशन जो दिया जाता है वो नहीं मिला हुआ है। बात करें चाइना की, तो चाइना को सारी कंट्रीज, इवन ये UNSC का परमानेंट मेंबर भी रह चुका है, और चाइना क्लेम करता है कि ताइवान जो है उसका एक पार्ट है, बट ताइवान क्लेम करता है कि चाइना ताइवान का एक पार्ट है। काफी अमेजिंग लगा होगा आपको सुनने में, बट दिस इज द रियलिटी। ओके, अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो है वो जब 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिकन कांग्रेस दैट इज द पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, वैसे अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस का नाम दिया गया है। तो कांग्रेस के जो स्पीकर है, यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर होती है, वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जिनका विजिट जो है वो हुआ है। जस्ट वेट, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। तो यहाँ पे जब वो विजिट करने के लिए आती है ताइवान पे विदाउट परमिशन, मतलब चाइना के बिना परमिशन के आती है, क्योंकि चाइना कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, तो परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है। बट एक तरफ अमेरिका जो है वो कहता है कि चाइना एक अलग नेशन है और ताइवान एक अलग नेशन है, बट दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका जो है वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानता है। दो कंसेप्ट से इसको समझते हैं। पहला कंसेप्ट है एम्बेसी की, यानी देखिए, जो भी वर्ल्डली रिकग्नाइज कंट्री है वहाँ पे अमेरिका की एम्बेसीज जो है वो स्टैब्लिश हो गई है। अगर बात करें ताइवान की, तो ताइवान में अमेरिका की कोई भी एक सेपरेट एम्बेसी नहीं है। चाइना में एम्बेसी है, बट ताइवान में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो
अमेरिका है वो ऐसे मतलब जनरली बोल सकता है कि हाँ ताइवान एक सॉवरेन स्टेट है, बट ऑब्वियसली जो है वो ताइवान को एक सेपरेट नेशन नहीं मानता है। सेकंड बात करते हैं, जब अमेरिका की बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज 1972 में जब चाइना अपना एक्सपेंशन करता है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है, तो सबसे पहले वो अमेरिका ही था जिनकी फैक्ट्री जिनकी कंपनीज जो है वो सेटअप होती है चाइना में, और जिसके लिए चाइना साइन करवा रहा था वन चाइना पॉलिसी। एंड अमेरिका ने उस पॉलिसी को साइन किया। इसका मतलब क्या है, वन चाइना यानी ताइवान एंड चाइना बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिंगल स्टेट। ओके, तो चाइना इसकी वजह से वन चाइना पॉलिसी यानी जो भी कंट्रीज चाइना में ट्रेड करना चाहती हैं, चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहती हैं, उन्हें वन चाइना पॉलिसी को मानना होगा, यानी वो है कंसीडर करेंगे कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। तो ये इशू है। तो यहाँ पे अमेरिका ने इस पॉलिसी को भी साइन कर रखा है। इट मीन दैट कि अमेरिका मानता है कि ताइवान अमेरिका सॉरी ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। बट एक्चुअल में ऐसा मानने से इस टाइम पे जो है वो इनकार कर रहा है, क्योंकि बिना चाइना की परमिशन के ताइवान जो कि एक टेरिटरी होगा इस हिसाब से चाइना की, उसमें एंट्री जो है वो नैन्सी पेलोसी की होती है। अब यहाँ पे आपको दिया है 21 चाइना फाइटर जेट्स इंटर ताइवान एयर डिफेंस जोन एज नैन्सी पेलोसी विजिट। यहाँ पे ये कल की न्यूज़ है, एनडीटीवी के द्वारा दिया गया कि जो 21 एयर जो फाइटर जेट्स हैं चाइना के, वो ताइवान के एरिया में इंटर कर जाते हैं, उसके AIDZ में, यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उनकी एंट्री हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई है, जिसको चाइना जो है उसको मना कर रहा था कि नहीं, अगर ऐसा अमेरिका करता है तो इसका नतीजा जो है, इसका आउटकम जो है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। सो अब हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर चाइना और ताइवान का जो इशू है वो हिस्टोरिकली कहाँ से कनेक्टेड है और क्या इशूज़ रहे हैं इसके बारे में, और क्यों इतना ज़्यादा ये दोनों जो स्टेट हैं या जो दो चाहे सिंगल चाइना हम कह सकते हैं इनको, तो उनके बीच में इस तरीके का जो सेपारेटिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्यों देखने को मिलती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो लीडर्स की बात करेंगे, माओ जेडोंग एंड चिंग काई शेक की। माओ जेडोंग जो है ये भी मतलब ये दोनों ही लीडर जो है वो एक्चुअल में चाइना को एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते थे। पहले जैसे हमारे यहाँ मुगल का रूल था, सल्तनत रूल चला, उसी तरीके से चाइना पर भी जो है किंग डायनेस्टी के द्वारा जो है वो रूल करा जा रहा था। बाद में किंग डायनेस्टी जब कमज़ोर होती है तो जापान के किंग के द्वारा वहाँ पे हमला कर दिया जाता है, और वो जो चाइना है उसका जो सदर्न जो पार्ट है उसको वो अपने मतलब उन्होंने उसको अनेक्स कर लिया। उसके बाद जो चाइना का रीमेन जो पार्ट होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाता है, और इसी के डर से जो माओ जेडोंग एंड चिंगाई शेक सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि चाइना के बहुत सारे टुकड़े हो जाएं, जैसा हमारे यहाँ हुआ था इंडिपेंडेंट के टाइम पे। तो इसकी वजह से ये दोनों लीडर जो है वो सामने आते हैं और दोनों जो है चाइना को एक यूनिफाइड और एक सेपरेट और एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। अब दोनों का जो एम था वो तो सिमिलर था, चाइना को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाने का, नेशन बनाने का, बट एक्चुअल में दोनों के तरीके अलग थे। यानी दो तरीके से ये लोग चाइना को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। पहले तरीके की बात करें माओ जेडोंग की। सो माओ जेडोंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखे हैं। सबसे पहले माओ जेडोंग के नीचे आपको उनकी डिटेल दी हुई है दैट ही वांटेड अ स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। इनका मतलब था कि एक कम्युनिज्म एग्जिस्ट करे, यहाँ पे एक पार्टी का रूल हो और वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है, यानी जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड है, फॉरेस्ट है, कोई भी माइंस है, हर एक रिसोर्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में हो। गवर्नमेंट के अंडर का मतलब था कि तभी वहाँ पे इक्वलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट कर पाती और जो सब्जुगेटेड पीपल है उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प मिल पाती। उसके बाद ये इस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और नदर्न वेस्टर्न जो चाइना है उसका पोर्शन जो है ये इनके अंडर में चला जाता है, माओ जेडोंग के अंडर में। यानी जो नदर्न वेस्टर्न जो चाइना है वो पूरा इन्फ्लुएंस करता था इनकी आइडियोलॉजी से, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी से, जो कि माओ जेडोंग फॉलो करते थे। सेकंड बात करते हैं चिंगाई शेक की। चिंगाई शेक की अगर हम बात करें तो ये लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, यानी ये चाहते थे कि जो चाइना है वो एक सेपरेट नेशन बने और यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हो, लोगों के पास कुछ अपने अधिकार हो, और जो ये कंट्रोल स्टेट का हो रहा है वो ना हो, वहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रोल हो, लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाए। और ये नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और साउथ वेस्टर्न जो चाइना है वो पोर्शन जो है वो चिंगाई शेक के अंडर में आता है, यानी वो एरिया जो है वो चिंगाई शेक के अंडर में था। ये तो रही पूरी बात जो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिले। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा चिंगाई शेक। और इसी का एक इशू देखने को मिलता है कि माओ जेडोंग कम्युनिज्म मानते थे, दैट इज व्हाई ही वाज सपोर्टेड फ्रॉम यूएसएसआर, क्योंकि ये वही समय है फ्रॉम 1945 टू 1948 हमने देखा। और 1917 में ही जो सोशलिज्म को लेकर के, जो कम्युनिज्म को लेकर के रसिया में मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद रसिया खुद एक स्टेट बनता है, एक इंडिपेंडेंट जो है नेशन बनता है, और वो जो है मोनार्की से उसको फ्रीडम मिलती है। तो वो इशू वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं और उसी को माओ जेडोंग फॉलो करते थे, जिसको बाद में कोल्ड वॉर के दौरान सपोर्ट दे दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। चिंगाई शेक की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, जो कि वेस्टर्न नेशन में इन्फ्लुएंशियल है। सो वेस्टर्न नेशन मींस दैट यूके, फ्रांस, यूएस, ये सब जो है चिंगाई शेक को फंडिंग करते हैं इनके मतलब ताकि ये अपलिफ्ट कर पाए अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बना पाए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, ताकि हम इस चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। सबसे पहला ये अप्रैल 1927 जहाँ पे संघाई मैसेकर देखने को मिला था। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जो माओ जेडोंग है वो लिबरल मानते थे, और जो जो चिंगाई शेक है वो लिबरल को मानते थे, और माओ जेडोंग जो है वो कम्युनिज्म को मानते थे। तो माओ जेडोंग के जो फॉलोअर्स है वो किल करने लगते हैं
आई एम सॉरी, चंगाई शेख के जो फॉलोअर्स हैं वो माओ जेडोंग के फॉलोअर्स को किल करने लगते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोगों को मार दिया जाता है जो कम्युनिज्म को मानते थे, जो कम्युनिज्म को एक्चुअल में आगे फ्यूचर में देखना चाहते थे अपने देश में। उन लोगों को मार दिया जाता है किसके द्वारा, लिबरल्स के द्वारा। और ये पूरा इवेंट जो है जिसको हम संघाई मैसेकर के नाम से जानते हैं। सेकंड हुआ था 1946 से 1948, यानी पूरे 2 साल चला इवेंट जिसमें किलिंग्स हुई लिबरल्स की। अब इस टाइम पे क्या हुआ, ये बदला ले रहे थे जो कम्युनिज्म थे, जो कम्युनिस्ट पीपल थे वो लिबरल्स को मारने लगे। अब उसी का बदला लेते जो 1927 में उनको मारा गया था, उसी के रिटेलिएशन में वो जो है किल कर रहे थे लिबरल्स को। लगभग 2 साल जो है ये पूरा केस जो है वो चलता है। एंड फाइनली जो जो चंगाई शेख है, जो डेमोक्रेसी लिबरल चीज़ों को जो वो लेकर के चल रहे थे, वो लिमिटाइज हो जाता है एक एरिया में, और जिसको हम आज ताइवान के नाम से जो है वो कंसीडर करते हैं। यानी ये पहले इस तरीके से चाइना डिवाइडेड था, ये जो पार्ट था ये चंगाई शेख का था और ये माओ जेडोंग का पार्ट था। बट बाद में जो है जब ये इवेंट होता है, जब मासेकरी होता है, उसके बाद जब कम्युनिस्ट के सपोर्टर हैं वो लिबरल्स को मारते हैं, और उसके बाद लिबरल्स यहाँ पे सेटल होते हैं। एंड उसके बाद फाइनली वो जो है वो आकर के ताइवान में सेटल्ड हो जाते हैं। और इसके बाद जो है ताइवान, क्योंकि इसी वजह से ताइवान जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, और चाइना वो डेमोक्रेसी तो मानता है बट एक्चुअल में वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे 2 कांसेप्ट है। 1949 में चाइना जो है वो एक रिकॉग्नाइज नहीं कह सकते, चाइना जो है वो इंडिपेंडेंट गॉड करता है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो 1949 में बनता है, और जिसको हम लिबरल चाइना बोलते हैं दैट इज ताइवान। ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे 2 डिफरेंसेस है। चाइना जो एक्चुअल में चाइना है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जो ताइवान है वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। 1971 में चाइना को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा गया कि हाँ चाइना जो है वो एक नेशन है। और 1972 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और यूएसए के साथ और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। अब हम बात करते हैं वन चाइना पॉलिसी के बारे में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, वन चाइना पॉलिसी के अंदर में यही था कि जो भी नेशन वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते, वन चाइना पॉलिसी को शाइन करते, वो ये मानते हैं कि ताइवान और चाइना जो है वो एक ही कंट्री है, यानी दोनों सेपरेट कंट्री नहीं है। और ये स्टेटमेंट भी चाइना की तरफ से दिया गया कि ताइवान इज एन एलियनेबल पार्ट ऑफ चाइना, यानी चाइना का ही एक हिस्सा है ताइवान। ये जो है पूरा कंसेप्ट जो है वो चाइना के द्वारा डिलीवर करा गया। अब ट्रेड एंड इकोनॉमी में बात कर लेते हैं। ताइवान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का। सेमीकंडक्टर चिप्स एक्चुअल में सिलिकॉन की बनी होती है। ये कुछ ऐसी चिप्स होती हैं जिनका यूज जो है हर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है वो किया जाता है। जैसे हम एंड्रॉइड चलाते हैं, हम जो है वो कीपैड्स चलाते हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टेलीविजन देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो है सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी नीड्स के बिना जो है ये चीज़ें बन नहीं सकती, और इसका 20% प्रोडक्शन जो है वो अकेले ताइवान करता है। और इसके लिए चाइना जो है वो ताइवान पर डिपेंडेंट है, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इसके लिए जो चाइना है वो ताइवान से ही ये चिप्स जो है वो खरीदता है। सेकंड क्वेश्चन में बात करें ताइवान का जो टोटल एक्सपोर्ट जो ताइवान जो करता है उसका 28% जो है वो चाइना कंज्यूम करता है। यानी ताइवान के जो टोटल एक्सपोर्ट ताइवान के द्वारा किया जाता है उसका 28% चाइना जो है वो इम्पोर्ट कर लेता है अपने यहाँ। तो इसकी वजह से चाइना चाहता है कि हाँ ये जो ताइवान है वो उसका पार्ट हो जाए। एक्चुअल में है, ये पार्ट है, क्योंकि चाइना बार बार इन चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, बार बार बताता रहता है कि हाँ ताइवान जो है वो उन्हीं का हिस्सा है। बट एक्चुअल में ताइवान की अपनी सेपरेट मिलिट्री है, अपने सेपरेट प्राइम मिनिस्टर है, अपना सेपरेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक तरीके से जो अपने आप को सॉवरेन इंडिपेंडेंट जो है घोषित करने के लिए ताइवान ने अपनी सब चीज़ों को चाइना से सेपरेट कर रखा है। अब बात करें ताइवान की, तो ताइवान में क्या है कि ताइवान में जो है डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ताइवान में मल्टी पार्टी रूल है, और चाइना में भी मल्टी पार्टी रूल है। मोस्ट ऑफ टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म है, वहाँ पे केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है क्योंकि वही बार बार रूल करती है। तो ऐसा नहीं है, चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, उनकी पार्लियामेंट में भी बहुत सारी अलग अलग पार्टीज हैं। बट एक्चुअल में उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस प्रकार से बना है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही वहाँ पे रूल कर पाती है एक्चुअल में। और इसका अपोजिट है ताइवान में। ताइवान में डेमोक्रेसी है, लोगों के द्वारा इलेक्ट करा जाता है उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके खुद की संविधान है, उनका खुद का एक सेपरेट हर एक लॉ एंड ऑर्डर है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है वो देखने को हमें मिल रहा है। सो आई होप कि आपको चाइना और ताइवान का इशू काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए मैंने आपको काफ़ी बेसिक से जो है सभी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी। वन चाइना पॉलिसी हो, इवेंट्स हो, माओ जेडोंग और चंगाई शेख के आइडियाज़ हो, और वो सारी चीज़ें जो भी मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया और चाइना का जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्चुअली में देखिए कि ये कुछ पोर्शन है तिब्बत का जिसको 1950 में जो है वो चाइना ने एनेक्स कर लिया था, यानी जस्ट आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था। उसके बाद जो डोकलाम है यहाँ पे, उसके लिए 2018 में जो है हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रिमाइजेस देखने को मिले चाइना की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो भी मार्टायर्ड हो जाते हैं। उसके बाद बात करें तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें एक नेफा का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है जिसको जो है चाइना कहता है कि वो उसका हिस्सा है और इंडिया क्लेम करता है कि नहीं वो हमारा हिस्सा है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है वो था। इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो काफ़ी एक्सपेंडिटरी पॉलिसी को लेकर चल रहा है। हर एक चीज़ में अपनी एक तरीके से दादागिरी दिखाने की जो है वो कोशिश करी जा रही है चाइना के द्वारा, और इसी को अपोज करते हुए क्वेड का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारी कंट्री जो है वो चाइना की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है।
सो आप आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ आप लोग जो है हर घर तिरंगा कैंपेन जो है वो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको रन कराया जा रहा है। सो प्लीज़ आप अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल में, हर जगह जो है वो झंडे को फहराएं, इसको रिस्पेक्ट दें। सोशल मीडिया पे अपने सभी जगह जो भी आपके डीपीज़ हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्राइड होगा हमारे नेशन के लिए कि हाँ, इतने सारे लोग जो है वो हमारे फ्लैग को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। सो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।